हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक उसकी स्टेट जो है चेंज नहीं होगी। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। अब ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके आपस में अट्रैक्शन होती है, उनके मासेस की वजह से, उनके वजन की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसी अट्रैक्शन को कहते हैं ग्रेविटेशन। तो एक बार थोड़ा सा इसका और देख लेते हैं कि इसकी स्टडी कैसे हुई। तो भाई एक बार न्यूटन बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये डायग्राम भाई पेड़ ऐसे ही बनाते हैं अपन, बचपन से ऐसे ही बना लेते हैं। और इसके नीचे बैठे हुए थे न्यूटन बाबा। आंखें बना दी और ये स्माइल है ना। ये तो खड़े हो गए, बैठे हैं, बैठा दो भी इनको। डायग्राम नहीं बनाना आता लेकिन समझो आप इसको थोड़ा सा। और ये पेड़ जो है ये किसका पेड़ है? एप्पल का पेड़ है। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे भाई। तो एक एप्पल टूट के उनके सिर पे गिरा, आगे एप्पल एक नीचे गिरा और वो सोचने लग गए कि एप्पल नीचे कैसे गिरा, कि पेड़ से टूटकर सेब जो है वो नीचे कैसे गिरा। अब आप कहोगे क्या इसमें सोचने वाली क्या बात है, नीचे ही गिरेगा पेड़ से टूट के, कोई भी फल होगा तो भाई ये साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, थोड़े सनकी होते हैं। सभी साइंटिस्ट जो भी आप देख सकते हो, न्यूटन, आइंस्टीन, सारे थोड़े सनकी टाइप के होते हैं और इसीलिए ये थोड़ी रिसर्च वगैरह भी कर पाते हैं इनकी इन्हीं सनकी बिहेवियर की वजह से। तो ये सोचने लग गए इस बात को भी कि आखिरकार सेब पेड़ से नीचे कैसे गिर गया, क्या वजह है कि ये नीचे गिरा। अब हमने तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो ये ऊपर से नीचे तक किसी न किसी वेलोसिटी से आया होगा, कुछ ना कुछ इसकी एक्सेलरेशन भी होगी। तो ये नीचे कैसे आ गया? हमने तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि कुछ तो है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, कुछ तो इस पे फोर्स लग रहा है जिस वजह से ये डाउनवर्ड में मूव कर रहा है। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो सकती। और ये इस बात को सोचते रह गए। फिर उन्होंने अलग अलग चीज़ें उछाल के देखी, जूता उछाल के देखा। अब इन्होंने फोर्स लगाया तो ऊपर की तरफ गया जूता, क्योंकि फोर्स लगाया हमने तो उसमें कुछ मोशन आया। लेकिन वो थोड़े ऊपर जाने के बाद ऐसे तो नहीं ना फेंका और धरती से बाहर, कोई सुपरमैन तो थे नहीं वो। और उन्होंने फिर वो जूता जो फेंक रहे थे वो नीचे आ रहा है, जो भी चीज़ें फेंक रहे हैं वो सारी नीचे आ रही है। और आपने भी देखा भी होगा कि हम जो भी चीज़ें फेंकते हैं जो ऊपर जाती हैं वो वापस नीचे भी आती है। तो वो क्यों आती है नीचे? कोई तो फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है और उसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया कि ये अर्थ ही से खींच रही है, सारी चीज़ों को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और उस फोर्स का नाम क्या दिया फोर्स को? कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अर्थ के लिए हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल नाम और दे देते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेविटी। स्पेशली फॉर अर्थ हम इसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट में होता है। जिस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वजन है, तो वो ऑब्जेक्ट अपने वजन की वजह से दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। और ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए हम वैसे ज़्यादा इसे फील नहीं कर पाते। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको नीचे खींच रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ ने सेब को नीचे की तरफ खींचा और वो इसलिए सारी चीज़ें नीचे की तरफ गिर जाती हैं। अर्थ जो है, हम फोर्स के कोई भी फोर्स लगाकर चीज़ों को ऊपर फेंकते हैं और अर्थ फिर वापस फोर्स लगाती है, उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। तो ऑब्जेक्ट मास तो लगभग, वजन तो लगभग सभी चीज़ों का होता है, तो यानी कि सभी का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सेब ने भी जो है अर्थ को खींचा होगा अपनी तरफ,
है ना। जब ये गिर रहा था नीचे, अर्थ ने सेब को नीचे की तरफ खींचा, तो सेब ने भी तो अर्थ को ऊपर की तरफ खींचा होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाओगे उतना ही वो आप पर भी फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही बात है भाई, इसको भी, अर्थ को भी इन्होंने खींचा होगा, लेकिन अर्थ तो मोशन में नहीं आई, अर्थ तो ऊपर की तरफ तो नहीं उठी। तो इसका क्या, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और वो थोड़ा सा फोर्स लगाते ही इस सेब में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। क्या प्रोड्यूस कर सकती है? एक्सेलरेशन। लेकिन सेब जो है उसका मास बहुत ही कम है, फोर्स उसने भी उतना ही लगाया, लेकिन जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फोर्स तो उस पर भी एफ ही लगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अर्थ का मास मान लो आप कैपिटल एम है, सेब पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, एम A1 मान लो, इसको A2 मान लो, लेकिन ये एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा है और उतना ही फोर्स एप्पल पे भी लग रहा है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। इसको एक और देखो एग्जाम्पल से, कि अब सारी चीज़ों में जिनका मास है उनमें सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। स्पेशली अर्थ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेविटी। और ग्रेविटी को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी और ऑब्जेक्ट और अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, या फिर आप उसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी अगर मैं डस्टर की बात करूं तो इसका भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक मास है, ये भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता ये कि हमें ऐसे चिपकती हुई दिख जाएं चीज़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी चीज़ों का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सारी चीज़ें आपस में आकर ऐसे चिपक क्यों नहीं जाती, एक जगह पे सारी इकट्ठी क्यों नहीं हो जाती? तो उसकी वजह क्या है कि जो अर्थ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, सबसे कमज़ोर फोर्स है ये। और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, वो ज़्यादा, उनके जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें आकर एक दूसरे पे चिपक जाएं। अब मान लो दीवार है, दीवार का भी कोई ना कोई मास है, वज़न तो है इसका, हमारा भी कोई ना कोई वज़न है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी। क्योंकि हमारा वज़न है तो हम भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा भी है, दीवार का भी है, तो अट्रैक्शन होगी। तो सारे दीवारों में सिर क्यों नहीं मारते भाग भाग के, ऐसे दीवारों पे चिपक क्यों नहीं जाते सारे इंसान? ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही और वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह ये है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई होती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई और फोर्स लग रहा होगा जो उसको रिपेल कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दीवार में सिर नहीं मार रही, तो इट मीन्स मेरे क्या है? मस्कुलर फोर्स भी तो है, जिस वजह से मैं नहीं जा रही, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है। और भी बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, एक फंडामेंटल फोर्स है और ये सबसे कमज़ोर है, सबसे वीक फोर्स है ये। इसको आप कैसे समझोगे कि अर्थ जो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, मैंने ये डस्टर ले रखा हाथ में, अर्थ इसको भी अट्रैक्ट कर रही है, पूरी अर्थ मिलकर इस डस्टर को अट्रैक्ट कर रही है, पूरी अर्थ का फोर्स लग रहा है इस पर, और मैंने एक हाथ से इसको आराम से ऐसे होल्ड किया हुआ है। तो ये मेरा इतना हल्का सा फोर्स भी ये ओवरकम नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है? धरती से ज़्यादा ताकतवर हूँ भाई मैं। इसका मतलब यही है कि मैं फोर्स, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे ज़्यादा फोर्स मैंने इस पे लगा रखा है, इसीलिए मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। और सारी अर्थ मिलकर भी, पूरी अर्थ का फोर्स मिलकर भी इसे मेरे हाथ से नीचे नहीं गिरा पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स इस पे लगा रखा है। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना वीक फोर्स है। एक सिंगल, एक पानी की ड्रॉप होती है, मान लो गिलास आपने उल्टा कर दिया, लास्ट में एक पानी की ड्रॉप बचती है, वो भी ऐसे झूल झूल के कई देर बाद नीचे गिरती है, काफ़ी टाइम बाद वो नीचे गिरती है, थोड़ा सा टाइम ले लेती है और कई बार तो वहीं लटकती रह जाती है, गिरती भी नहीं। तो अब यहाँ पे पूरी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स
एक पानी की बूंद को नीचे की तरफ नहीं खींच पा रहा, ठीक है, उसमें भी उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा ये। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स है। मास की वजह से चीज़ें हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे धक्का मार के दूर नहीं करेगा, वो अपने पास बुलाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, और वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है। वीकेस्ट है, फंडामेंटल फोर्स है। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ठीक है, ये हमने छोटे लेवल पर देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। अब जो हमारे सन है, प्लैनेट्स हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनका भी तो कुछ ना कुछ मास है। मास है तो मतलब उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, उनका भी वो भी किसी न किसी फोर्स से बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब एक बड़े स्केल पर देखते हैं भाई कि जो मून है हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये मान लो मैंने अर्थ बना दी, और ये अपने चंदा मामा, तो चंदा मामा ऐसे ऐसे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पता है ये आपको? ये क्या है? मून, चंद्रमा, ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब कोई मुझे कहेगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, मून का भी तो कुछ ना कुछ मास है, तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ फोर्स है, तो वो उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, तो आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं? जो मतलब अर्थ का अगर इतना ही फोर्स है तो ये मतलब चंदा मामा को अपने अंदर क्यों नहीं समा लेती? अर्थ पे आकर चिपक क्यों नहीं जाता चंद्रमा? अगर ये अट्रैक्ट ही कर रही है इसको, और वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपस में चिपक क्यों नहीं जाती है? तो अब देखिए, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो किस तरीके से है? एक एग्जाम्पल याद करो, हमने किया था चैप्टर 8 में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम किसी धागे से पत्थर को बांधकर ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। तो वो क्या कर रहा था? सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि धागे की वजह से उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, उसको सेंटर की तरफ खींचे जा रहा था। अब मान लो कि ये चांद ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो क्या होगा? ये ऐसे, हमें भी पता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, वो अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। और सर्कुलर मोशन में तो क्या है कि इनफाइनाइट टाइम्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये ऐसे सीधा जाएगा, लेकिन अर्थ क्या है? इसको हर एक पॉइंट पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे अब मान लो कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से ये क्या होता है कि इस साइड आ जाता है, सीधा ना जाने की बजाय थोड़ा सा अपनी तरफ, अर्थ की तरफ बेंड हो जाता है। अब मान लो कि यहाँ पे भी अगर अर्थ का फोर्स ना लगे तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा भाई, यहाँ से सीधा निकल जाएगा। जैसे कि वो धागे वाला एग्जाम्पल, वहाँ से भी क्या होता है कि अगर धागा टूट जाए तो वो पत्थर पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, किसका सिर खोल दे पता नहीं। तो वही यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? हमने कोई धागा नहीं बांध रखा, वो हमें दिख नहीं रहा वो फोर्स। वहाँ पे हम धागे से देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धागा नहीं है, बस जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम कि फोर्स लग रहा है, दिख नहीं रहा वो फोर्स, लेकिन फोर्स लग रहा है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल नीचे गिरा तो हम ऐसे, कोई अर्थ है इसको धागे से बांध के ऐसे थोड़े लाती है। अब ऐसे स्पाइडरमैन की तरह ऐसे थोड़े वो जाल सा निकालते हैं और ऐसे खींचते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता फोर्स, लेकिन फोर्स तो होता है ना। तो वैसा ही इसमें है कि ऐसे धागे की तरह है, उसमें हमने धागा ले रखा था, लेकिन इसमें वो काम क्या कर रहा है? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लग तो रहा है। नेक्स्ट भी अब इसको ये अपनी तरफ करेगा, ये सीधा नहीं जाने देगा, ये इसको अपनी तरफ खींच कर रखेगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये क्या, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। अगर मान लो अब इसने क्या कर रखा है, इस पे मून पे फोर्स लगा रखा है, मतलब बेचारे की कैद सी कर रखी है, इसको बाहर नहीं निकलने दे रही है अपने ऑर्बिट से, गोल 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 घुमाए जा रहे हैं इसको।
तो अगर मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी देर के लिए भी, थोड़े से टाइम के लिए भी अगर इस पे अप्लाई ना हो, भाई कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, उसी टाइम भाग जाएगा कहीं, चंगुल से बाहर निकल जाएगा, सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा ही नहीं, सीधा कहीं निकल जाएगा, बस आज़ादी मिली हुई बड़ी मुश्किल से और चलता बनेगा। तो अब अगर फोर्स ना लगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, सवाल ये आता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसी वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, क्योंकि एक एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नेसेसरी है इसको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करवाने के लिए। अगर ना लगे मान लो ये फोर्स, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जाएगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। इसको अब इरेज कर दें, समझ में आ गया। चंदा मामा को घुमा लिया बहुत, थोड़ी देर में अपनी धरती को भी घुमाएंगे, चिंता मत करो। बोला जी खाना नहीं खाया होता अपने आप घूमने लग जाती है धरती, कोई बात नहीं। देखो अब अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट जाएगा। अलोंग द टेंजेंट मतलब मान लो इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अगर मैं कहूँ इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे है तो अलोंग द टेंजेंट क्या होगा, ये ऐसे जाएगा। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, दूसरे किसी पॉइंट पे टच ना करे, ऐसी कोई लाइन हम बनाएं तो वो क्या होती है, टेंजेंट, सर्कल की टेंजेंट। और हर एक पॉइंट के लिए एक टेंजेंट होता है, यानी कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे ऐसे, तो हर एक के लिए अलग अलग टेंजेंट होगा, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। अगर यहाँ से अगर फोर्स लगना बंद हो जाए तो वो ऐसे अलोंग द टेंजेंट, यहाँ से फोर्स लगना बंद हो जाए तो वो अलोंग द टेंजेंट ऐसे, यहाँ से ऐसे, हर एक पॉइंट के लिए ये अलग अलग होगा। तो ये अगर फोर्स ना लगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कि हमारी अर्थ भी तो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो अर्थ में भी क्या है, सेम वही, अब की बार सन का मास ज़्यादा है और ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। अगर सन इस पे कोई फोर्स ना लगाए, सन इन दोनों में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो अर्थ चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगी, पता नहीं कहीं निकल जाएगी। वेट करते रहना, फिर कब दिन होगा, कब रात होगी, कब मौसम चेंज होंगे, तो वो सारे सिस्टम खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो आपका दिन रात का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ, किस टाइम पे दिन किस टाइम पे रात। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एक और वे में आप ऐसे देखोगी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो आपने कोई चीज़ उछाल दी, फिर वापस आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग ही नहीं रहा, कोई उसको नीचे की तरफ खींच ही नहीं रहा, तो कैसे आएगी वापस। तो इसीलिए चीज़ों को अर्थ पे ही रखने के लिए, या फिर आप देख सकते हो कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर ज़रूर है, सबसे कमज़ोर फोर्स है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। इसके बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है, और इमेजिन कर भी लो तो वैसे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए आई थिंक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज। उनके वजन की वजह से उनमें जो अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत बड़े स्केल पे भी होता है, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह में हमने देखा, अगर चारों तरफ एक दूसरे के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं तो किस वजह से, प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये छोटी चीज़ों पे भी, जैसे आप चाहे कोई बड़ा सा पत्थर उछालो वो भी नीचे उसी फोर्स से आएगा, चाहे आप कोई छोटा सा चौक मान लो उछालो तो वो भी नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यही था भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।